हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके सामने उपस्थित हूँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स, वो है कार्बन और इसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो कार्बन का एलोट्रॉप का चर्चा करेंगे। कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं उन सबको एक एक करके देखेंगे। अगर आप P/Q देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, खासकर डायमंड और ग्रेफाइट से। तो न कि सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट, इसके और भी जो आइसोटोप्स हैं उन सब की चर्चा हम लोग एक एक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान क्या है, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर को देखते हैं। कार्बन के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगा। आप सीखेंगे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, एलोट्रॉप्स, आइसोटोप्स, इन सब को एक एक करके समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, कार्बन, इसके आइसोटोप्स और इसके आइसोटोप्स के बाद हम लोग देखेंगे इसके एलोट्रॉप्स। और इसके एलोट्रॉप्स की अगर चर्चा करें तो इसका दो तरह का एलोट्रॉप होगा। एक होगा जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होगा, जिसका क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, और कुछ ऐसे एलोट्रॉप्स होंगे जो एमोर्फस होंगे। तो एलोट्रॉप्स में क्रिस्टलाइन की बात करेंगे। बेसिकली आप जानते हैं क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, और देखेंगे कि एमोर्फस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स, इन सब का होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कार्बन को P ब्लॉक में रखा गया है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p2, यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा और 2 जो होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसकी वैलेंसी की अगर बात करें, कोवैलेंसी की, तो इसमें टोटल 4 कोवैलेंसी शो करता है कार्बन का कोवैलेंसी जो होता है वो 4 होता है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम शेयरिंग कर सकता है। कार्बन मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब ऑर्बिट में गया है। देखिए यहाँ पे कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कार्बन का P सब ऑर्बिट में गया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि क्या है, ये एक P ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है, ये एक P ब्लॉक एलिमेंट है, यानी इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के P ब्लॉक में रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं P ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो P ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है और मेटलॉइड भी होता है। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। P ब्लॉक में तीनों चीज़ होता है, मतलब तीनों एलिमेंट होगा, 3 तरह का एलिमेंट होगा, ऐसे कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। P ब्लॉक में 3 तरह का एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नॉन मेटल होगा, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो मेटलॉइड होंगे और मेटल्स होंगे। जबकि अगर देखा जाए तो P ब्लॉक के बाद कोई ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं है जिसमें मेटलॉइड, नॉन मेटल और मेटल तीनों पाया जाता है। तो हमारा कार्बन जो है वो क्या है, P ब्लॉक का एक एलिमेंट है, और ये क्या है, तो नॉन मेटल। अगर इसके आइसोटोप की चर्चा करें, अगर देखें कि इसका आइसोटोप्स कितना होता है, तो देखिए हर एलिमेंट का ऐसा नहीं है कि जितना आइसोटोप का हम लोग अध्ययन करते हैं उतना ही आइसोटोप होता है। बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जैसा कि आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो ज़्यादा परसेंटेज एबंडेंस में होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है उन सब का ही अध्ययन हम लोग करते हैं। बाकी जो माइनर आइसोटोप्स होते हैं उन सब का चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। तो मुख्य रूप से कार्बन का 2 आइसोटोप है।
देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का 2 आइसोटोप है। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि व्हाट इज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, इन सब बातों का अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? तो जब एक ही एलिमेंट अलग अलग मास नंबर के फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, तब हम उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number is known as isotopes. Isotopes जो होता है एक ही एलिमेंट का, isotopes जो है एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम्स होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। और मॉडर्न प्रिडिक्टेबल में सारे आइसोटोप्स को एक ही स्थान दिया गया है क्योंकि मॉडर्न प्रिडिक्टेबल में एटॉमिक नंबर के आधार पे स्थान दिया गया है। तो प्रिडिक्टेबल में कार्बन का एक ही लोकेशन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो आइसोटोप्स जितने भी होंगे कार्बन के, सब का एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। तो सब आइसोटोप्स को एक ही जगह रखा गया है, एक ही जगह पे रखा गया है। तो मास नंबर कितना दिया गया है भाई? जैसे कार्बन का जो लोकेशन होगा मॉडर्न प्रिडिक्टेबल में, वो बस एक ही जगह होगा कार्बन। तो वो कौन वाला कार्बन है? 12 वाला या 14 वाला? तो देखिए मास नंबर जो दिया गया है वो एवरेज निकाल कर दिया गया है परसेंटेज अबंडेंस के हिसाब से कि नेचर में 12 वाला कितना पाया जाता है और 14 वाला कितना पाया जाता है। तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। अगर कार्बन 14 और 12 की बात करें तो इसमें कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं? रे इमिशन एक्टिविटी। ये अपने न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए कुछ रेज को इमिट करते रहता है स्पॉन्टेनियसली। ये कुछ रेज को इमिट करते रहता है, उस रेज को इमिट करके अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के रेशियो को क्या करता है? बैलेंस करता है, स्टेबल बनाता है। तो कार्बन 14 यानी कार्बन के 2 आइसोटोप्स होंगे, एक 12 और एक 14, जिसमें 14 जो होगा वो क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा और ये बीटा रे निकालता है। बीटा रे निकालता है, इसको बीटा माइनस भी लिखता है। बीटा रे इमिशन करता है, मतलब ये स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा? अपने आप से बीटा रे इमिट करते रहेगा और ये इमिशन करने से क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। कभी कभी इसको ऐसा भी दिया हुआ रहेगा कहीं कहीं पे कि ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, क्योंकि इनफैक्ट बीटा रे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को ही बोला जा सकता है रेडियो एक्टिविटी में। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो कार्बन 2 तरह का होगा मुख्य रूप से, और भी आइसोटोप्स हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं कार्बन 12 और कार्बन 14 ही 2 आइसोटोप होता है कार्बन का, कार्बन 13 भी होता है, बट वो उसका कंसिडरेबल अमाउंट नेचर में नहीं है, इसलिए उसका स्टडी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो कार्बन 12 जो है और कार्बन 14 है, इसमें दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो स्टूडेंट्स जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें भी एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो Z = 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी 6 होगा, तो बिल्कुल होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इसका डिफरेंस लेते हैं। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे देखेंगे तो 14 - 6, तो दोनों में क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ से एक नोटेबल पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जितने भी आइसोटोप्स होंगे एक एलिमेंट के, उसका मास नंबर अलग होगा और मास नंबर अलग होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो अलग होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एक लाइन, क्या लिख सकते हैं? आइसोटोप्स डिफर्स बाई आइसोटोप्स आइसोटोप्स डिफर्स बाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 2 आइसोटोप हो किसी एलिमेंट का या 2 से ज़्यादा हो तो इन सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? अलग अलग होगा, जैसा कि आपने अभी देखा। स्टूडेंट्स ये कार्बन 14 जो होता है रेडियो एक्टिव होने के वजह से, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि ये रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड में अप्लाई किया जाता है। अब ये बात आप नहीं समझे, समझिएगा।
देखिए कार्बन 14 रेडियोएक्टिव होने के वजह से इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, किसी भी फॉसिल्स, कोई भी लिविंग थिंग का एज डिटर्मिनेशन में। जैसे कोई एनिमल है तो वो एनिमल के शरीर में कार्बन 14 मौजूद होता है। जब तक वो जिंदा होता है, जब तक वो लिविंग होता है, तब तक कार्बन 14 उसके शरीर में जितना इनहेल होता है, जितना मतलब वो एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से, और उतना ही वो क्या करता है, उतना ही क्या करता है, इमिशन होता है रेडियोएक्टिविटी के थ्रू। समय के साथ साथ वो दोनों कांस्टेंट होता है, चलते रहता है। लेकिन जब वो डेड हो जाता है तो फिर क्या होता है कि कार्बन का एब्जॉर्प्शन तो बंद हो गया, लेकिन डीके जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो उस डीके के एक्टिविटी के आधार पे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कब डेड हुआ, कितना दिन पहले मरा। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा जीव जंतु था, कोई जानवर था जो, या फिर कोई भी लिविंग थिंग था, तो कोई भी लिविंग थिंग था तो अगर को बहुत दिन पहले वो डेड कर गया तो उसके कार्बन 14 के एक्टिविटी के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये कितना दिन पहले डेड किया है। तो अब ये बात है कि ये कार्बन 14 हमारे शरीर में आता कैसे है, कार्बन को हम लोग कैसे इनटेक करते हैं, कैसे हमारे शरीर में कार्बन 14 आता है और मर जाने के बाद वो डीके होता है। तो सिंपल सा बात है, होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन एटम है वो कॉस्मिक रे के कारण, ये नाइट्रोजन एटम कॉस्मिक रे के कारण, जो कॉस्मिक रे सन से आता है, कॉस्मिक रे के कारण क्या होता है, कॉस्मिक रे फ्रॉम सन, सन से जो कॉस्मिक रे आता है, उस सन के कॉस्मिक रे का जैसा कि आप लोग जानते हैं एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को कार्बन 14 में बदल देता है और ये कार्बन 14 ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाता है। इसका मैकेनिज्म समझिएगा। जैसे क्या हुआ, ये सन है, ये है सन और ये है नाइट्रोजन एटम 7 और 14। होता क्या है कि कॉस्मिक रे के कारण ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में रिएक्शन होता है न्यूट्रॉन के साथ। ये न्यूट्रॉन के साथ जब रिएक्शन होता है इस नाइट्रोजन में, यानी इसके न्यूक्लियस में, तो ये कार्बन 14 बन जाता है और साथ ही साथ एक प्रोटॉन रिलीज होता है। ये मैकेनिज्म आप रेडियोएक्टिविटी में पढ़ते हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल्स में जाकर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस ओवरऑल आपको समझा रहे हैं कि सन से कॉस्मिक रे के कारण ये नाइट्रोजन कार्बन 14 में बन गया और कार्बन 14 में जब चेंज हुआ तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन किया और बनाया क्या, CO2। अब ये CO2 जो है इसमें कार्बन 14 वाला है। ये CO2 और वाटर के साथ प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया। प्लांट्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स बनाया ग्लूकोज। क्या बनाया, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज तैयार हुआ है इसमें कार्बन है 14 वाला जो कि रेडियो एक्टिव है, और ये ग्लूकोज को इनटेक करता है कौन, तो एनिमल्स, हम लोग खाते हैं। हम लोग, अब जैसे ग्लूकोज है तो प्लांट्स में है, फ्रूट्स में है, उसको हम लोग इनटेक करते हैं तो हमारे शरीर में, हम लोग के शरीर में क्या आ गया, कार्बन 14। कोई जानवर खाया उसके शरीर में गया कार्बन 14, या प्लांट्स में है तो प्लांट्स में खुद है कार्बन 14 और ये रेडियो एक्टिव है। तो इस तरह से इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे शरीर में कार्बन 14 आता है। तो आज अगर हम, जैसे हम लोग आज चावल खाए तो उस चावल में कार्बन 14 होगा ग्लूकोज के फॉर्म में, और वही हमको एनर्जी देगा हम लोग को, और वही चावल के माध्यम से हमारे शरीर में कार्बन 14 आया। तो आज तो हमने लिया, शरीर से डीके भी होगा। कार्बन 14 हमारे शरीर में आया तो ऐसा नहीं है ना कि वो ह्यूमन बॉडी में आ गया तो कहेगा कि अब हम रेडियो एक्टिव नहीं है, हम डीके नहीं होंगे। नहीं, वो डीके होगा। हम लोग जितना चावल खाए कार्बन 14 आया, डीके भी होगा, आया डीके भी होगा। तो एक बात बताइए सर, हमारे शरीर में अगर कार्बन 14 आया तो फिर वो बाद में उसका होता क्या है, कहाँ जाता है, किस चीज़ में बदलता है? अगर वो डीके होगा तो क्या बनता है? तो कार्बन 14 जो है वो बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन इमिशन करता है, उसके बाद नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करता है। तो फिर वही साइकिल चलते रहता है। तो फिर हमारे शरीर में जो कार्बन 14 आया, भोजन के थ्रू आया, डीके होगा, भोजन के थ्रू आया, डीके होगा। लेकिन जब कोई एनिमल डेड होता है
जब वो मर जाएगा तो फिर इंटेक तो होगा नहीं, हमारे शरीर में जो कार्बन 14 था वही डीके होते रहेगा। तो उस डीके के एक्टिविटी के आधार पे हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना दिन पहले डीके हुआ, मरा है, कितना दिन पहले डेड हुआ। तो याद रखिए, यहाँ से 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है स्टूडेंट, कि सन से जो कॉस्मिक रे होता है, कौन सा रे? कॉस्मिक रे। इस कॉस्मिक रे के कारण नाइट्रोजन बनता है कार्बन में, ठीक है। पहला बात, कौन सा एलिमेंट बदलता है कार्बन 14 में? तो नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि बाद में जब कार्बन 14 बीटा पार्टिकल इमिशन करेगा तो क्या बनेगा? तो फिर से वो क्या बनता है? नाइट्रोजन। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपको हमेशा इस साइकिल को समझना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझे कि कैसे हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं और एज डिटरमाइन करते हैं, और कार्बन 14 का प्रोडक्शन कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन कैसे बनता है? कॉस्मिक रे के कारण। कौन सा स्टार्टिंग एलिमेंट होता है? तो नाइट्रोजन का एटम होता है। इससे हम लोग के शरीर में कार्बन 14 आता है, वो रेडियोएक्टिव होता है। जब डेड हो जाने के बाद उसके रे इमिशन एक्टिविटी के आधार पे हम लोग एज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि कार्बन 14, इसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? एज डिटरमिनेशन बाई एक्टिविटी ऑफ डीके ऑफ कार्बन 14। तो कार्बन 14 के डीके के आधार पे डिसइंटीग्रेशन, जिस रेट से वो, जिस एक्टिविटी से वो टूट रहा है बीटा पार्टिकल और नाइट्रोजन में, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं? तो उसका एज डिटरमाइन करते हैं। इसका एक रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, तो उस हिसाब से आप इसको रेडियोएक्टिविटी पढ़ेंगे तो फिर ये डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपी होता क्या है? व्हाट इज द एलोट्रॉप्स? जैसे एक बात बताएं कि अगर एलोट्रॉपी की बात करें तो एलोट्रॉपी कहते किसको है? व्हाट इज द एलोट्रॉपी? तो देखिए, जब एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करे नेचर में, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का जो अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का वो अलग होगा, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो अलग होगा, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? तो सेम होगा। तो ऐसे केस में हम उसे क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉपी इज द फिनोमेना, एलोट्रॉपी इज द स्टूडेंट्स, एलोट्रॉपी क्या होता है? तो एलोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक ही एलिमेंट के एटम्स जो होंगे, वो एक ही एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट में। उसका एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होगा? तो अलग अलग होगा, और अलग अलग एटॉमिक अरेंजमेंट होने से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। ये एक फिनोमेना है। और जो अलग अलग अरेंजमेंट वाला आपको सब्सटेंस प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स में बात करें, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायमंड, फिर देखेंगे हम लोग ग्रेफाइट, इसके बाद देखेंगे ग्राफीन, ग्राफीन के बाद देखेंगे स्टूडेंट्स फ्लोरीन, इसके बाद देखेंगे
Q कार्बन। तो टोटल ये 5 एलोट्रॉप्स जो हैं कार्बन के, ये जनरली क्या है, ये क्रिस्टलाइन है। ये जो हम लोग देखने वाले हैं अभी, ये क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस एलोट्रॉप अलग होगा। ये सारे के सारे जो एलोट्रॉप हैं कार्बन के, ये क्या होंगे, तो क्रिस्टलाइन होंगे। क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन के लिए आप देख सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने पढ़ाया है, उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया है कि 2 तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, अच्छे से समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या बताया जा सकता है एक लाइन में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायमंड। डायमंड क्या होता है इसको समझते हैं। डायमंड स्टूडेंट्स, डायमंड जो है अभी तक का नेचुरल अकरिंग सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। इसमें कार्बन का एक एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम से क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। जैसे अगर ये कार्बन एटम है तो ये 4 कार्बन एटम से अटैच होगा, एक थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और जो उससे जुड़ा हुआ कार्बन है वो भी 4 अदर कार्बन एटम से अटैच होगा। तो इस तरह से वो क्या करता है, एक जायंट सॉलिड, एक नेटवर्क सॉलिड का निर्माण करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। स्टूडेंट्स, इसको क्या बोला जाता है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। क्यों नेटवर्क बोला जाता है, नेटवर्क इसलिए बोला जाता है कि हर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच हैं, और जो अटैच्ड कार्बन है उससे भी 4 अलग अलग कार्बन एटम अटैच होते हैं। तब हम इसे क्या बोलते हैं, डायमंड। डायमंड जो होता है स्टूडेंट्स, ये हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल जो कि नेचुरल अकरिंग है। अभी तक में नेचुरली अकरिंग जो है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इसमें शाइनिंग होती है, चमक होती है। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या परिणाम होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स का टॉपिक है स्टूडेंट, तो आपको फिजिक्स में बताया जाएगा इन सब चीज़ों को, आप वहाँ देख सकते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इसमें क्या होता है, तो शाइनिंग होती है। डायमंड जो होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसका यूज़ जो है, इसका यूज़ में अगर देखें, इसका यूज़ अगर देखें तो बहुत ही वाइड यूज़ होता है इसका। सबसे पहला तो हार्ड होने के कारण एक कटिंग टूल्स के तौर पर भी इसका काम किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। कटिंग टूल्स, ग्लास वगैरह काटने में, ज्वेलरी में यूज़ होता है। हाई क्वालिटी का साउंड सिस्टम, डीजे वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये इतना हार्ड होता है कि वाइब्रेशन को बहुत हद तक ट्रांसमिट करता है। इस वजह से हाई क्वालिटी डीजे वगैरह, साउंड सिस्टम वगैरह बनाने में यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि 100 रुपये का साउंड सिस्टम आप खरीदेंगे उसमें खोजेंगे कि डायमंड नहीं है। हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम। स्टूडेंट्स, डायमंड जो होता है ये एक नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट मटेरियल है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, 1 कार्बन बॉन्डेड होते हैं 4 अदर कार्बन एटम से। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं, तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस कार्बन के पास अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर नहीं होता है। ये बात ध्यान रखें, ये क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है, बट ये हीट कंडक्ट करता है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक करंट को तो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ये हीट का ट्रांसमिशन करता है। तो कह सकते हैं कि दिस इज द कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। तो ये था आपका डायमंड का स्ट्रक्चर, जैसा कि आपने देखा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड।
तो स्टूडेंट्स, ये जो होता है, ये डायमंड जो होता है, इसको कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जाइंट सॉलिड फॉर्मेशन करता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। इसके यूज़ भी वाइडली होते हैं। हार्ड होने के कारण इसका यूज़ कटिंग टूल्स के तौर पे भी किया जाता है। ज्वेलरी में, साउंड सिस्टम वगैरह में इसका यूज होता है। देखते हैं, ये स्टूडेंट, ये जो डायमंड है, ये प्योरेस्ट फॉर्म इसको माना जाता है कार्बन का, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप इसको माना जाता है। तो डायमंड को सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है कि ये कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है। अगला एलोट्रोप जो है हमारे सामने वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेफाइट में क्या होता है इसको समझते हैं। ग्रेफाइट जो होता है, इसमें 6 मेंबर के रिंग होते हैं। सी के फॉर्म में ही लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट में जो होता है उसमें एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। अब आप कहेंगे कि कार्बन के वैलेंस शेल में यानी बाहरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 4 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने 3 ही कार्बन से कंबाइन किया। हाँ, अगर कार्बन 3-3 बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऐसा होगा जो नॉन बॉन्डेड होगा। तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर के तौर पे काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का एक कंडक्टर होता है। वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। किसके वजह से? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहा है तो उसके पास 2 ही चीज़ है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर फ्री आयंस है, क्योंकि यही दोनों ऐसा है जो चार्ज को कंडक्ट कर सकता है, फ्लो करा सकता है। इसके अलावा कोई और चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं करंट को कंडक्ट करने के लिए। तो अगर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या फ्री आयन होगा। तो आयन तो यहाँ होता नहीं, तो एक कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता है। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड वो 3 ही कार्बन के साथ बनाएगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री होगा। तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रेफाइट जो है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर है। तो यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्ट कराने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो एक लेयर के बीच तो कोवैलेंट बॉन्ड है, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसमें भी एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, पर ये दोनों लेयर के बीच जो है वो वीक वंडर वाल फोर्स काम करता है, वीक वंडर वाल फोर्स। इसीलिए ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसके बीच वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने की वजह से ये दोनों लेयर जो होता है वो स्लिपरी होता है, एक के ऊपर दूसरा क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है। हालांकि आपस लेयर में, सेम लेयर में बॉन्ड बहुत मजबूत है, कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन 2 लेयर के बीच वंडर वाल अट्रैक्शन होने की वजह से, जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है, ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है दोनों लेयर के बीच, इसलिए एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है। इसीलिए यही वजह है कि ये जो होता है ग्रेफाइट वो सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट के सॉफ्ट होने के पीछे यही रीज़न है। तो ग्रेफाइट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम थ्रू सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। थ्रू सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर सिग्मा के बदले हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी लिख सकते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और जो एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड होता है वो इलेक्ट्रिक करंट में भाग लेता है। तो सिंपली यहाँ से हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, 1 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, 1 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन
कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। तो ये बात ध्यान रखना है स्टूडेंट। सॉफ्ट होने का रीज़न क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सॉफ्ट होता है। इसीलिए इसको हैवी मशीन में लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। हैवी मशीन में लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तब भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेफाइट के पाउडर को लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करेंगे। क्यों? रीज़न क्या है? ये सॉफ्ट होता है ना, इसलिए हैवी मशीन में। छोटे मोटे मशीन में तो लुब्रिकेंट के तौर पे आप ग्रीस, मोबिल, ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं। हैवी मशीन में वो सब बहुत सक्सेस नहीं होता है, ऑयल, ग्रीस वगैरह। तो फिर हम वहाँ पे ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर पे भी। इसको ब्लैक लीड बोला जाता है, इसे बोला जाता है ब्लैक लीड या फिर प्लम्बैगो भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट जो होता है इसका अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखें और डायमंड का देखें तो दोनों का जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कार्बन है। ये भी एक तरह का कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, इसको भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अपने लेयर में ये भी क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ा लेयर बना रहा है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल एरो है, ये कार्बन बगल वाले भी रिंग से अटैच होगा और ये कार्बन भी बगल में भी एक रिंग बनेगा। इस तरह से कार्बन होगा, इस तरह से यहाँ पर भी एक रिंग बनेगा। तो अपने लेयर में ये भी तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, इसलिए ये भी एक तरह का क्या है, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड है। इसको हम लोग कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड के श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड के श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग है डायमंड से, लेकिन हाँ एटॉमिक अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो वो अलग हो जाएगा। ये भी एक कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, बट इसका एटॉमिक अरेंजमेंट डायमंड से बिल्कुल अलग है। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो इसका डेंसिटी जो है, इसका लो डेंसिटी दैन डायमंड से इसका डेंसिटी जो होता है वो कम होता है। लो डेंसिटी इसका होता है डायमंड से इसका डेंसिटी जो होगा वो कम होगा। और ये क्या होगा, तो ये एक कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का भी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का एक क्या होगा, तो कंडक्टर होगा। अगर इसका यूज़ देखें, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये एक लेयर वाइज है, ये लेयर है। तो लेयर में जो कार्बन एटम है वो टोटल कितने कार्बन एटम है, तो वो टोटल 6 कार्बन एटम है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 6 कार्बन एटम एक रिंग बनाता है। लेयर में जो रिंग बनाता है वो कितना कार्बन एटम बनाता है, तो 6 कार्बन एटम। तो और इस तरह से बहुत सारे रिंग्स होंगे इस लेयर में, और इस लेयर में भी कार्बन के बहुत सारे रिंग्स होंगे, और दोनों के बीच जो है वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसका यूजेस अगर देखें स्टूडेंट्स, तो यूजेस क्या है, तो यूजेस की अगर बात करें तो पेंसिल वगैरह में, क्रूसिबल, अगर आप लेबोरेटरी में क्रूसिबल बना रहे हैं तो उसमें इसका यूज है। हैवी मशीन में लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ है। इलेक्ट्रोड वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप देखे होंगे वो जो ड्राई सेल आता था पहले, अभी भी आता है, पेंसिल बैटरी या फिर ड्राई सेल। तो उस सब में अगर आप देखे होंगे ड्राई सेल जो मोटा वाला आता था, जिसका साइज़ बड़ा होता था। अभी जो घड़ी वगैरह में लगाने के लिए यूज़ करते हैं इससे बड़ा साइज होता था। तो उसमें देखते हैं कार्बन का एक रॉड रहता था बीच में, जिसमें कैप लगा हुआ होता था। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता था। तो इन सब में हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद देखते हैं अगला एलोट्रोप हमारा। अगला जो एलोट्रोप है वो है ग्राफीन। अगला एलोट्रोप है ग्राफीन। लेकिन ग्राफीन पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड, लैब में हम लोग डायमंड को कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर आप लैब ग्रोन डायमंड LGD तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 मेथड है। एक मेथड है HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड, और एक है CVD मेथड।
इसको बोलते हैं हम लोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, या फिर ऐसे लिखेंगे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। इसको समझते हैं ये क्या होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, आप अगर डायमंड बनाना चाहते हैं तो या तो आप स्लाइस ऑफ अदर डायमंड लीजिए, स्लाइस ऑफ अदर डायमंड लीजिए, स्लाइस ऑफ अदर डायमंड, या फिर ग्रेफाइट लीजिए। इसको सीड्स बोलते हैं एक साथ। स्लाइस ऑफ अदर डायमंड को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीड्स। और डायमंड भी आप, ग्रेफाइट भी आप ले सकते हैं साथ में। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हाई प्रेशर पे हाई टेम्परेचर से हम लोग हीट करते हैं और एक लॉन्ग टाइम तक इसको हीट किया जाता है। तो फिर क्या होता है कि डायमंड का सीड्स हो और ग्रेफाइट हो, उसके बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से इस मेथड से डायमंड बनता है। तो स्लाइस ऑफ अदर डायमंड और ग्रेफाइट इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। टेम्परेचर कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और इस टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे हीट करते हैं तो फिर क्या बनता है, डायमंड बनता है। तो ये मेथड को बोला जाता है HPHT मेथड। HPHT मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। इसमें सीड्स को यानी स्लाइस ऑफ अदर डायमंड को अलॉन्ग विथ ग्रेफाइट हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर पे और एक बड़े टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बहुत लंबे समय तक जब आप हीट करते हैं तब क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट का डायमंड का फॉर्मेशन होता है। इस मेथड को बोलते हैं HPHT मेथड। तो स्टूडेंट्स जो सेकेंड मेथड है वो है केमिकल वेपर डिपोजिशन। केमिकल वेपर डिपोजिशन। इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें तो आप देखें HPHT में कि हाई प्रेशर पे हाई टेम्परेचर के साथ उसे हीट किया जाता है एक लॉन्ग टाइम तक, तो डायमंड का फॉर्मेशन होता है। अगर CVD देखें, केमिकल वेपर डिपोजिशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सीड्स को क्या किया जाता है, सीड्स को एक कार्बन रिच गैस चैम्बर में हीट किया जाता है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक। हम लोग क्या लिखेंगे, सीड्स अलॉन्ग विथ ग्रेफाइट, क्या लिखेंगे, is heated in closed chamber filled with carbon rich gas। और ये जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो क्या करते हैं इसमें स्टूडेंट्स कि एक क्लोज कंटेनर लेते हैं और इस क्लोज कंटेनर में सीड्स को तो रखते ही हम लोग, साथ ही साथ इसमें गैस भरा होता है और इसे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बहुत लॉन्ग टाइम तक जब हीट करते हैं तो क्या होता है, केमिकल वेपर डिपोजिशन। कार्बन रिच गैस का जो कार्बन है वो सीड्स पे धीरे धीरे जमा होने लगता है और फाइनली क्या होता है, डायमंड का फॉर्मेशन होता है। तो लैब ग्रोन डायमंड करने का दो मेथड है, HPHT मेथड और CPCT। HPHT में क्या करते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम तक देते हैं सीड्स को अलॉन्ग विथ ग्रेफाइट, तो बनता है डायमंड। और CVD में क्या होता है, केमिकल वेपर डिपोजिशन में कि आप जब उसे क्लोज चैम्बर में जब हीट करते हैं सीड्स को अलॉन्ग विथ ग्रेफाइट तो फिर क्या होता है, डायमंड का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो ये मेथड आपने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे आप डायमंड से ग्रेफाइट से डायमंड बना सकते हैं। तो ग्रेफाइट से आप डायमंड बनाने का मेथड सीखा स्टूडेंट्स, जिसमें दो मेथड मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अगला एलोट्रोप जो है हमारे सामने स्टूडेंट्स वो है ग्राफीन। ग्राफीन क्या होता है इसको समझते हैं। तीसरा एलोट्रोप जो है वो है ग्राफीन। ग्राफीन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो ग्रेफाइट था
जो ग्रेफाइट था, जिसका जो लेयर था, ग्रेफाइट का जो लेयर था, उस लेयर को अगर आप निकाल दें और उसमें देखें कि एक लेयर दूसरे लेयर से जो पहले वंडरवाल से अट्रैक्टेड था उसको निकाल कर उसके बीच जब आप डबल बॉन्ड बनाते हैं तो यही स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या रिजेंबल करता है, ग्राफीन का। ग्राफीन का नाम भी ग्रेफाइट से ही लिया गया है। ग्रेफाइट से क्यों लिया गया है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वही होता है जो ग्रेफाइट के लेयर का स्ट्रक्चर होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच और यहाँ डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए इन लगाया गया। इन हम लोग कब लगाते हैं? जब डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए नाम में क्या लिखा गया, ग्राफीन। ग्राफीन कहाँ से लिया गया है? तो ग्रेफाइट से। कहाँ से लिया गया? ग्राफाइट से। इन क्यों लगाया गया है? इन क्यों लगाया गया है? क्योंकि ग्रेफाइट में सिंगल बॉन्ड होता था और यहाँ पे क्या होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो बनता है आपका ग्राफीन। ग्राफीन आज के टेक्नोलॉजी, आज के समाज और एक विकसित देश बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राफीन का वाइड रेंज में एप्लीकेशन है एक न्यू टेक्नोलॉजी में, है ना। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ का क्या क्या है। पहले इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये इनफैक्ट ड्राइव कहाँ से होता है? लेयर ऑफ ग्रेफाइट से। इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? लेयर ऑफ ग्रेफाइट। लेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रेफाइट में आपने देखा था कि दो लेयर के बीच वंडरवाल अट्रैक्शन होता था, तो जो दो लेयर था वही एक लेयर को निकाल कर उसमें डबल बॉन्ड दिया गया, तो ये क्या बनता है आपका, ग्राफीन। ये भी एक एलोट्रॉप है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। किसका? तो कार्बन का। अगर इसके बारे में देखें तो ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। स्टूडेंट्स, इसमें और इसके बारे में क्या कह सकते हैं, चूँकि ये ग्रेफाइट के एक लेयर से ड्राइव किया गया है, इसलिए ये क्या होगा, तो ये एक लेयर वाइज होता है ना, इसलिए ये 2D होता है। 2D क्या होगा? क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होगा। 2D क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होगा। 2D क्यों बोला जा रहा है? स्टूडेंट्स, इसे 2D क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो ग्रेफाइट के 2D लेयर से निकाला गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या करें, 2D क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। तो इसमें कार्बन एटम्स कितने होंगे? तो इसमें 6 मेंबर्ड के कार्बन रिंग होते हैं। 6 मेंबर के क्या होते हैं? 6 मेंबर कार्बन रिंग कंटेन्स सिंगल एंड डबल बॉन्ड, कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन 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 सिंगल एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। 2D स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। लेयर ऑफ ग्रेफाइट से इसे निकाला गया है और ये इसका नाम जो है वो ग्रेफाइट से ही लिया गया है, क्योंकि इनफैक्ट इसको भी क्या किया गया है, तो ग्रेफाइट से ही निकाला गया है। ये एक ट्रांसपेरेंट शीट होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट शीट होता है। फ्लोरीन जो है वो एक तरह का ट्रांसपेरेंट शीट होता है और बहुत ही टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर होता है और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। इसीलिए इसका यूज फास्ट चार्जिंग, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ स्टूडेंट्स फास्ट चार्जिंग बैटरी में किया जाता है। फास्ट चार्जिंग में किया जाता है। इसका यूज टच स्क्रीन में किया जाता है। इसका यूज सेंसर में किया जाता है। इसका यूज फोटोवोल्टाइक सेल में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे वाइड एप्लीकेशन है इसके, तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, ग्राफीन का स्ट्रक्चर और इसका प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, अगला एलोट्रॉप जो है हमारे सामने वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है इसमें 5 और 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, 5 और 6 मेंबर्ड कार्बन के रिंग होते हैं और लगभग जो
फ्लोरीन होता है उसमें कार्बन के बहुत तरह के फ्लोरीन होते हैं, जिसमें कि एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल में लगभग C60 से ज़्यादा भी कार्बन हो सकते हैं, बट जो अभी तक मोस्ट स्टेबल फ्लोरीन देखा गया है वो C60 है। इसमें लगभग कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स केज लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, कार्बन के 60 एटम्स केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये इसमें नोटेबल पॉइंट है। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं कार्बन रिंग्स, और इतना ही नहीं, इसमें जो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड भी होता है, ये भी नोटेबल है। तो इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल और डबल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल और डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जिस तरह से आपने देखा था ग्राफीन में, तो ग्राफीन में क्या देखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी था, डबल बॉन्ड भी था। तो उसी तरह से फ्लोरीन में भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी होता है। ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। C60 देखा गया है मोस्ट स्टेबल, ज़्यादा नंबर या कम नंबर ऑफ कार्बन एटम के भी फ्लोरीन देखे गए हैं, बट वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और मोर स्टेबल जो अभी तक देखा गया है वो कार्बन 60 देखा गया है। इसके एप्लीकेशन की बात करें और यूज़ की अगर बात करें तो इसका यूज़ MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, या फिर एक्सरे कॉन्ट्रास्ट एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके और भी बहुत सारे यूज़ हैं जिसको आप समझ सकते हैं। तो ये फ्लोरीन जो है ये अगला आइसो एलोट्रॉप है कार्बन का। इसके बाद एक एलोट्रॉप और बचता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्यू कार्बन। अगला एलोट्रॉप जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्यू कार्बन, क्वेंच्ड कार्बन इसे बोला जाता है। ये जो अभी तक है सबसे लेटेस्ट एलोट्रॉप है कार्बन का, एकदम लेटेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डिस्कवर्ड इन 2015, डिस्कवर्ड इन 2015, 2015 में इसकी खोज हुई। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट एलोट्रॉप खोजा गया है कार्बन का। अगर देखा जाए इसके प्रॉपर्टी को तो अभी इसके बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए नहीं कहा जाता है। लेकिन ये क्या है कि एक फेरोमैग्नेटिक एलोट्रॉप है। ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, फेरोमैग्नेटिक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। Ferromagnetic allotrope of carbon have tough and brilliant crystal structure which is harder than diamond। तो स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है एकदम टफ होता है और ये डायमंड से भी ज़्यादा हार्डर होगा, है ना, लेकिन फेरोमैग्नेटिक होगा। और ये 2015 में खोजा गया, अभी तक का सबसे लेटेस्ट एलोट्रॉप है। लेकिन इसके बारे में अभी तक इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, इस पर भी देखा जा रहा है कि आखिर इसका प्रॉपर्टी क्या, और भी प्रॉपर्टी को इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा रहा है कि आखिर इसका डिटेल्स में क्या इसका प्रॉपर्टीज होगा। इस पर भी इसीलिए ज़्यादा हद तक इसको भी नहीं पढ़ाया जा रहा है कि हाँ ये इसका यही प्रॉपर्टी होगा, एकदम मुहर नहीं लगा है अभी। इसलिए अभी इसको आधिकारिक घोषणा नहीं होने के कारण, IUPAC के कारण अभी प्रकाश में मामला नहीं आया है। बट क्यू कार्बन जो है वो लेटेस्ट एलोट्रॉप है कार्बन का, जो हार्डर होता है और ब्राइटर भी होता है डायमंड से, विच इज़ हार्डर एंड ब्राइटर देन डायमंड। ये डायमंड से भी ज़्यादा ब्राइटर होगा और हार्डर होगा। तो क्यू कार्बन तक का जो एलोट्रॉप है वो क्रिस्टलाइन था। एमॉर्फस की अगर बात करें तो एमॉर्फस में आप कोल देखते हैं, चारकोल देखते हैं, कोक देखते हैं, सूट देखते हैं, लैम्प ब्लैक, काजल वगैरह देखते हैं। तो ये सब जो है जनरली वो सब स्टूडेंट्स एमॉर्फस एलोट्रॉप होता है कार्बन का। हम लोग उसे अगले क्लास में कवर करेंगे। आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट था और जो आज का एलोट्रॉप्स आपने देखा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।